हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएफ एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी का जो पेपर होता है मैक्सिमम जो 40 मार्क्स का आएगा, हमारा जो टर्म 2 की रहेगा, हम उसका प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट हमने करा है। इस प्रैक्टिस पेपर की सीरीज़ में हम अराउंड 10 प्रैक्टिस पेपर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। मार्च के एंड तक में हम 10 प्रैक्टिस पेपर ख़त्म कर लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के और बिजनेस स्टडीज़ के, ठीक है। तो आज हमने प्रैक्टिस पेपर 1 से स्टार्ट करा है इकोनॉमिक्स के। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम आंसर को आप इसमें वही सेम चीज़ करनी है आपको। पहले आप पॉज करोगे, आंसर को नोट करोगे और फिर आंसर के साथ मैच करेंगे जो इसका सही में आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को आपको पॉज करना है, उसके बाद में आंसर सोचना है, फिर स्टार्ट करना है। तो इसके बारे में पहले मैं कुछ बता दूं बच्चों को। जैसे ये ना, पहली बात, ये सीबीएसई का जो अभी न्यू आया था 14 जैन को जो सैम्पल पेपर, उसके बेस पे पूरा सेम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जो बच्चों को वो तो सबको पता है क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन आएंगे। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 13 क्वेश्चन आएंगे। अब इस 13 क्वेश्चन को जब हम 10 प्रैक्टिस पेपर से करेंगे तो मतलब हम 130 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और इस मार्च के एंड में तो देखो, और उसके बाद इसमें क्या है, दिस पेपर कंटेन 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 मार्क्स वाले कितने आएंगे? आप बच्चों पता नोट भी कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन कितने आएंगे, कि आपको किस तरह से अपने थ्योरी को पढ़ना है, किस तरह से अपने प्रैक्टिकल को करना है, ठीक है। और 5 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स और जाएंगे, जो 3 मार्क्स के आएंगे वो भी कैसे आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, समझ गए। 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले भी 5 क्वेश्चंस। और 2 मार्क्स क्वेश्चंस एंड शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आर टू बी आंसर 30 to 50 वर्ड। और इस वाले का क्या आपको किस में देना है, 30 to 50 वर्ड में देना है, ठीक है। और 3 क्वेश्चंस आए, 5 नंबर के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 मिनट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जो सेकंड लाइन है ना, आप इसमें देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। और जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए आपको 30 to 50 वर्ड लिखना है। जो 3 मार्क्स वाले हैं उसके लिए आपको 50 to 80 लिखना है। पर जो 5 मार्क्स वाले हैं, कितने 5 मार्क्स वाले? 3, ठीक है। तो आपको उसके लिए 80 to 120 वर्ड लिखना है। और इसकी प्रैक्टिस आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट भी नहीं करी है तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पेपर देखना है और अपने क्वेश्चंस को बस आप नोट्स बनाते चलिए। आपके एग्ज़ाम से पहले आपके पास 10 प्रैक्टिस पेपर के नोट्स होने चाहिए जिसमें आपने 130 क्वेश्चंस को कवर कर रखा हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कैटेगराइज करना है हमें कौन से इसमें, स्टॉक में और फ्लो में। तो बताओ स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो हमने पढ़ रखा है स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। हमारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सके। स्टॉक कॉन्सेप्ट रेफर दैट वेरिएबल्स विच कैन बी मेजरेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे कहते हैं स्टॉक। और फ्लो क्या होता है, वो पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम नोट होता है, ठीक है। इसमें हम एक पीरियड को मेजर कर रहे होते हैं कि ड्यूरिंग अ ईयर 2016 से 2017 तक, इसमें पर इसमें हम एक पर्टिकुलर की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें इसने प्रॉफिट दे रखे हैं और यहाँ पे इसने दे रखा है हमें कि बैलेंस इन बैंक अकाउंट। 2 चीज़ दे रखी हैं। क्या दे रखा है, इसने प्रॉफिट दे रखा है और बैलेंस इन बैंक अकाउंट दे रखा है। तो अब बताओ हम इसमें क्या करेंगे। तो बच्चे अब कहना चाह रहे हैं कि बच्चे समझ गए कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट एक पीरियड ऑफ अ टाइम मेजर करते हैं कि मुझे 17 से 18 तक प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, मुझे इतने में इतना प्रॉफिट हुआ। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो चला गया हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट में। अब फिर कह रहे हैं यहाँ पे बैलेंस इन बैंक अकाउंट। क्या है आपका बैलेंस, कैसा है बैंक अकाउंट में। तो बैलेंस जो होगा बैंक अकाउंट में, आप जिस डेट पे जाओगे उस दिन आपको एक पर्टिकुलर बैलेंस मिलेगा कोई सा, ठीक है। तो आप उसे किसी भी डेट पे मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। आई होप आप समझे होंगे। और उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आपकी रियल इनकम 400 है और प्राइस इंडेक्स 105 है तो नॉमिनल इनकम निकालनी है। अब बच्चे ये करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। और पर आपने इनकम का तो नहीं पढ़ा होगा, पर आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा ज़रूर कि जो हमारा प्राइस इंडेक्स होता है वो बराबर होता है किसके, नॉमिनल जीडीपी के अपॉन में रियल जीडीपी के मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे कहते हैं तुमने जीडीपी का पढ़ा है ना, तो जीडीपी और इनकम का सेम होता है, इसे जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है जीडीपी डिफ्लेटर में कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, बच्चों नोट कर लो आप इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे से क्या दे रखा है हमें, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 मिनट हम देखते हैं। हाँ,
हमें निकालनी है नॉमिनल की वैल्यू। रियल की वैल्यू हमें इसने दे रखी है यहाँ पे 400, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और जो हमारा प्राइस इंडेक्स आया है वो कितना आया है 105 आया है। कितना आया 105 आया है। तो देखो बच्चों, इस ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कट जाएंगे, ये 4 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई के हमारे पास जो एन आ जाएगा, मतलब नॉमिनल इनकम आ जाएगी, कितने जाएगी 420। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, इन दोनों के आंसर देख लेते हैं, जो आपको नोट्स करने हैं ना, इसलिए आप ऐसे आंसर देखेंगे। तो प्रॉफिट क्या है, एक फ्लो है, क्योंकि हम इसे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ अ टाइम मेजर करते हैं, और बैंक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं। रियल इनकम कितनी है आपकी, रियल इनकम प्राइस ऑफ अ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो 400 वही जैसे मैंने करवाया ना, तो इसने पहले निकाली क्वांटिटी 4 निकाली है, उसके बाद उसको 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 105 से, आंसर 420 हमारा भी आया 420, ठीक है। उसके बाद और देखो ये 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन, वन वर्ड में आंसर लिखा और नंबर मिल गए, इसको सॉल्व किया 2 लाइन में, आंसर 2 नंबर मिल गए। तो इस बार का पेपर बहुत ही आसान सेट किया हुआ है, बस बात है कि आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको जो क्वेश्चंस के वर्ड होते हैं ना मेन, वो वर्ड पे ध्यान देना है कि किस तरह से वो घुमा रहा है हमें। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमें कि द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब है APS पूछ रहा है आपसे कि आपको मीनिंग बताना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताओ बच्चों क्या होता है। तो बच्चे कह रहे हैं कि ये तो होता है सेविंग अपॉन में इनकम, सेविंग अपॉन में इनकम। तो हमें नहीं बोल सकते इट इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम, है ना। इसने क्या बोला मीनिंग बताओ, तो हम बता दे रहे हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। ये बताता है हमें कि हमने अपने इनकम का कितना पार्ट सेव कर लिया, इसे ही कहते हैं APSM, ठीक है। फिर कह रहा है इसका रिलेशन बताओ किसके साथ, APC के साथ। इसका रिलेशन बताओ APC के साथ। तो बच्चे कह रहे हैं इसका रिलेशन, फिर बच्चों के मन में क्या आ रहा होगा, इन्वर्स होता है या प्रोपोर्शनल होता है, कैसा होता है, ये सब नहीं लिखना, आपको बोलना है द सम ऑफ APS इन APC इज इक्वल टू 1। ये तो आपने फॉर्मूला देखा होगा ना, APS प्लस में APC इज इक्वल टू 1। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा हाँ फॉर्मूला देखा तो है, पर एक चीज़ हम भूल गए हैं, वो भूल गए हैं इसका डेरिवेशन, हम इसको डिराइव कैसे करते हैं। तो चलो हाथों हाथ वो भी सीख लेते हैं, इसको डिराइव कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, आपने तो पढ़ा होगा कि जो हमारा y होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, कंजप्शन प्लस में सेविंग। मतलब आपने जितने पैसे कमाए उसमें से आप कुछ कंज्यूम कर लोगे और प्लस कुछ सेव कर लोगे, यही चीज़ तो करते हो ना मैक्सिमम। अब अगर मैं इन सबको y से डिवाइड दे दूँ तो बच्चे करें ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में y से डिवाइड कर दिया, इससे क्या होगा हमारा, तो इससे हमारा होगा y को y से डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा, और रेशियो ऑफ कंजप्शन एंड इनकम इज कॉल्ड APC एंड रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम इट्स कॉल्ड APS। आ गया आपका फॉर्मूला, हो गया ड्राइव। अगर और आंसर अपना इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो ये भी ड्राइव करके दिखा देना, ठीक है, हो गए दोनों। उसके बाद हमें नीचे एक और इसने क्वेश्चन दिया है, एक मिनट, डोंट वांट टू कॉपी और पेस्ट, हम सेकंड के और के वाले को आंसर छुपाते हैं, उसके बाद आपको यार भी सॉल्व करवाते हैं। तो बच्चों हमने फर्स्ट कर लिया है, वही जो सॉल्यूशन जैसे हमने देखा था वैसे कर रखा है इन्होंने भी डेरिवेशन दे रखा है आपको, ठीक है। अब हम करते हैं ये वाला, ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है 100 है, ध्यान से देखना, ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है बच्चों आपके पास 100 है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद MPC कितने बच्चों को याद है, तो MPC की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 0.8। आगे बढ़ने से पहले इसी पे थोड़ी देर बातचीत करते हैं, पॉइंट लग जाओ भाई। हाँ, अब बताओ MPC कितने बच्चों को याद है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें तो पता है कि MPC का फॉर्मूला होता है MPC इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। कोई का डाउट है इसमें, तो डेल्टा इसको चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे MPC इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम इसको MPC। फिर सेम रिलेशन बच्चे यहाँ पे भी याद दिला रहे हैं कि MPC और MPS का सम सद कितना होता है 1 होता है। तो मैं यहाँ पे आप बिना इसके बोले हुए मैं क्या MPS लिख सकता हूँ, बच्चे कह रहे हैं क्यों नहीं लिख सकते, और कितना होता है MPS यहाँ पे 0.2, ये हमने कर दिया, MPC भी लिख दिया और MPS भी लिख दिया। उसके बाद इसने मेरे को यहाँ पे को छोटी सी चीज़ रखी, वो है आई कितना है 50 रुपये।
अब मेरे को इससे क्या निकालना है वो देखना है। मेरे को इससे नेशनल इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे को इससे? नेशनल इनकम निकालनी है। बच्चे तो भटक गए। अब बहुत मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आके रुक गए होंगे, ये हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे निकाल सकते हैं हम। बच्चे पता क्या सोच लेंगे, हमने तो भाई वैल्यू एड मेथड पढ़ा है, ठीक है, हमने तो एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है, हमने तो इनकम मेथड पढ़ा है, पर इन तीनों मेथड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, फिर हम कैसे नेशनल इनकम निकाले। तो अगर आप डेफिनेशन को सही से पढ़ते हो तो वाई का मतलब भी क्या होता है बच्चों? नेशनल इनकम ही होता है। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस आपको इसने थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है ना। जो हमारी नेशनल, पूरा लिख नहीं सकते हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो हमारे यहाँ पे नेशनल, चलो एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, वाई को ही नेशनल इनकम कहते हैं। जितने बच्चों को नहीं पता प्लीज़ लिख लो। ऐसी गलती पेपर में मत करके आना कि आपको पता हो उसके बाद आप यहाँ पे आके ओ शिट वाली बात कह रहे हो, ठीक है। तो क्या है, वाई का मतलब ही क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। तो अब आपका पूरा फुल ऑन फोकस किस में होना चाहिए? वाई निकालने पे होना चाहिए। उसके बाद अब अगर हमें इसने ना ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है और एमपीसी दे रखा है, अगर हमें ये भी दे दिया होता ना इसने, तो हम वाई निकाल लेते कंजप्शन का फॉर्मूला लगा के, पर उसने हमें ये नहीं दिया। पर उसने हमें ये दिया है तो इसका भी कोई मोटिव होगा। हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल पे एस इक्वल टू आई होता है। इसका प्रूफ भी मैं आपको करवा सकता हूँ, ठीक है। चलो करवा देते हैं साथ साथ, क्या आपको उसमें रखना। यही काम करते हुए लंबी हो जाएगी वीडियो, से कोई मतलब नहीं। बहुत बच्चों को पता होगा एस इक्वल टू आई होता है इक्विलिब्रियम लेवल पे, या ए डी इज इक्वल टू ए एस होता है। लो यार करवा ही देता हूँ आपको, छोड़ो। ए डी का क्या हो जाता है? सी प्लस में आई, और ए एस का क्या हो जाता है? सी प्लस में एस। सी से सी कट जाता है तो आई इज इक्वल टू एस हो जाता है, इससे वाला फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, तो मैं इसकी जगह एस, मेरे को एस का फॉर्मूला पता है किसी बच्चों को? तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर एस का बताते हैं आपको, माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है बच्चों। और सर वन माइनस बी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वाई। तो ये जिस बच्चों ने मेरे साथ बोला है वो तो बहुत बढ़िया, उनकी प्रैक्टिस सही चल रही है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे ये बी का मतलब क्या है? तो बी यहाँ पे दिखा रहा है एमपीसी को। बी किसको दिखा रहा है यहाँ पे? एमपीसी को। तो वन माइनस बी कितना निकाला था अभी हमने? वन माइनस बी तो एमपीसी होगा ना। तो एमपीसी हमने कितना निकाला था? 0.2 निकाला था। अब फटाफट सबकी वैल्यू पुट करते हैं। और एस किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू तो हम यहाँ पे 50 पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे कितना है हमारे पास? हाँ, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे -100 पुट कर देंगे, ठीक है। इसको 0.2 पुट कर देंगे। जब ये माइनस वाला हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? जब ये 50 ही है ना, ये हाँ 50 है। जब ये माइनस वाला उसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 150, और प्लस के 150 को हम 0.2 से डिवाइड कर देंगे। 150 को 0.2 से डिवाइड करना है, पॉइंट हटाओ ऊपर 0, इसको काटो, 750 आंसर। और 750 अब क्या आ गया बच्चों? वही आ चुका है। आई होप आपको समझ आएगी। नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा पीछे ले जाएं, फिर आगे ला के देख लें। तो आपको हो जाएगा वाई कितनी आ गई हमारी? 750। और वाई को हम कहेंगे नेशनल इनकम। और क्या कहते हैं वाई को? वाई को ही हम एएस भी कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। अरे आंसर दिख गया थर्ड वाले का। फिर यहाँ पे देखो इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, थर्ड क्वेश्चन आपको कैसे दिखाऊँ मैं? एक मिनट हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने आंसर ही गायब कर दिया आपके लिए कि आप मतलब खुद से ट्राई करें। यहाँ पे देखा व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये देखा, मैं हर बार आपको पहले बताता हूँ। तो हमारा प्रैक्टिस पेपर है, इसमें भी हमारी टेक्निक काम आ रही है। तो एमपीसी क्या होता है? तो हमने पढ़ा है एमपीसी इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। वापस सेम क्वेश्चन, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इनका क्या संबंध है एमपीएस के साथ? फिर बच्चे कह रहे हैं कि इनका तो संबंध हमें पढ़ रखा है कि इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसका भी अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो आपको सेम चीज़ करनी है। करना क्या है आपको? आप सी लिखें, प्लस में क्या लिखेंगे आप? एस लिखें। दोनों किसके इक्वल होते हैं? आई के इक्वल होते हैं। फिर इनको वही सी प्लस एस कंजप्शन और जी इसके बराबर होते हैं। अब आप इसको किससे डिवाइड कर दें? अरे वाई, इट्स माई फॉल्ट, ठीक है। तो अब जाएगा नहीं, इसको वाई से डिवाइड कर दो सबको, तो चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम बन जाएगा एमपीसी, ये एमपीएस और ये 1, ठीक है। ये आ गया आपके सामने आंसर। ये रहा, आप आंसर को यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले आंसर गायब कर, तो इसके भी हमने आंसर को गायब कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द मेजर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ केयर। अगर मैं कहूँ आपका हेल्थ केयर अच्छा है, आप बताइए तो कौन सी इंडिकेटर है जो बताता है आपका हेल्थ केयर अच्छा है। तो आपको मैं यहाँ पे गिने चुने कुछ ही नाम बताऊंगा, बाकी आंसर भी रिव्यू करके देख लेंगे। आप बोल सकते हैं कि हमारा क्या
इन्फेंट मोर्टलिटी रेट बोल दो, ठीक है ना, बर्थ रेट बोल दो, डेथ रेट बोल दो, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा था उन सारे रेट को हम यहाँ पे डाल देंगे, जिससे पता चलता है कि हाँ हमारा हेल्थ सिस्टम क्या है, बहुत वेल तरीके से काम कर रहा है। या इसके इंडिकेटर्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी रेट, बाकी जितने भी रेट थे ना जो कि जिनका रिलेशन किसके साथ था, हेल्थ का था, आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम कौन से लिखाएंगे तो आप उसको देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, वही जितना आपके पास है। क्या रखा है, वाई इज इट नॉट एन ईजी थिंग फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया टू मेंटेन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एट 2%। कह रहा है इंडिया जैसे देश के लिए एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एट 2%, मतलब 2%, 2% समझते हैं आप कितना होता है, मतलब अराउंड आपकी 24 करोड़ की जनसंख्या, ठीक है ना। तो कह रखा है कि आपकी 2 करोड़ की मतलब हर साल 24 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देना इंडिया के लिए आसान क्यों नहीं है, इजी क्यों नहीं है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, इंडिया में हर साल तो ग्रोथ रेट बढ़ते जा रहा है, ये नहीं कि पॉपुलेशन कायम है, हर साल पॉपुलेशन बढ़ जा रही है। उसके बाद और बहुत सारी डिफ़िकल्टी जो होती है जो हमें देखना पड़ता है, पॉपुलेशन रेट बढ़ जा रहा है हमारा। और उसके बाद यहाँ पे हम देख लेंगे अलग रीज़न जो हमारे हैं कि क्रेज़ है किसका, कैपिटल इंटेंसिव। हर कोई सोचा है कि ना मैं मशीनों का यूज़ करूँ। अगर मैं बोलूँ एक मेरे पास प्रोड्यूसर आया, ठीक है, मैंने उसे कहा कि आप मशीन का यूज़ कर लो, 10 लाख रुपए एक बार लगाओ, ठीक है, या आप हर साल मज़दूरों को पैसे देते रहो, यहाँ पे 100 मज़दूर आप रखो और दोनों का काम क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो पक्की बात है कैपिटल इंटेंसिव पे जाएगा। अब भाई कैपिटल इंटेंसिव पे जाएगा तो इसमें काम करने वाले 100 वर्कर कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। और उसके बाद इग्नोरेंस है सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करते हैं ना, कम मात्रा में ही ज़्यादा लोगों को अपने पास रख के रखते हैं। जैसे चीनी मिल हो गया, चीनी मिल में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है, किसान भी आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा कर रहा है। पर अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही रन नहीं कर रही है अच्छे से, तो भी क्या ऐसी दिक्कतें आती है हमारे सामने। तो आपको यहाँ पे दोनों का आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले ये रहा इन्फ्लेमेटरी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ और मटरनल मोर्टिलिटी रेट, न्यूट्रिशन लेवल्स। तो हम यहाँ पे इसने हमें पे 5 रखे हैं, इन्फ्लेमेटरी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़, मटरनल मोर्टिलिटी रेट और न्यूट्रिशन लेवल, कि हम इनसे पता कर सकते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम का मतलब क्या है। उसके बाद फर्स्ट है ह्यूज पॉपुलेशन है, मतलब 2% जॉब, मतलब 24 करोड़, ठीक है, पर एनम जॉब देना, कहाँ से लेंगे 24 करोड़, कहाँ से इतनी सारी सीट वैकेंट मिलेंगी हमें। दूसरा क्रेज़ है किस चीज़ का, कैपिटल इंटेंसिव का। अब बताओ, 2 चीज़ हमने पढ़ी थी, कैपिटल इंटेंसिव और एक लेबर इंटेंसिव। इसमें मशीनों पे जोर देते हैं, इस पे लेबर पे जोर देते हैं, पर इंडिया भी चाहता है कि मैं भी इस पे फोकस करूँ, इस पे फोकस करूँ। तो भाई साहब ये कहाँ जाएंगे, ये तो रोने लग जाएंगे, ठीक है। एक ही आँख बनी इसकी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों को तो आंसर पे बड़ी जल्दी बच्चों का फोकस होता है, पहले आंसर गायब करते हैं उसका। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि हमें बताना है रीन्यूएबल, जैसे इसका नाम है, ठीक है, और नॉन रीन्यूएबल में क्या डिफरेंस है। तो देखो मैं बताता हूँ, जो रीन्यूएबल होते हैं ये हम इसे दोबारा बना सकते हैं, ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, दोबारा बना सकते हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ना डिप्लीटेड होंगे, ना ही इनका एग्जॉस्टेड होगा। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं विच नेवर, तुम इनका यूज़ करते रहो, ना ही कभी डिप्लीटेड होंगे ना एग्जॉस्टेड होंगे। जैसे कि एग्जांपल सन है, अब चाहे आप अकेले सूर्य की रोशनी लो, चाहे 1000 लोग ला के सूर्य की रोशनी लो, क्या उस पर टचते में उसका फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं ना। पर नॉन रिन्यूएबल मतलब कि ऐसा कि अगर आप इसका यूज़ करते रहेंगे तो ख़त्म भी हो सकते हैं ये, ठीक है, और इनको दोबारा बनाने में भी हमें बहुत समय लग सकता है। अगर मैं कहूँ कि पेट्रोल है, आप जैसे जैसे इसका यूज़ बढ़ाओगे ख़त्म तो होता रहेगा ना, ये थोड़ा कि हवा पानी की तरह। अब हवा है, हवा चल रही है, आप हवा लेते रहो, हवा लेते रहो, ये तो रिन्यूएबल है, हवा बनती रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी, आप इसका जितना मर्जी इसका यूज़ करो। पर नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, इसे हम दोबारा नहीं बना सकते। जैसे पेट्रोलियम हो गया हमारा, कोल हो गया हमारा, एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप बता सकते हैं बेसिस में मीनिंग क्या है इनका, ऐसे रिसोर्सेज विच कैन बी यूज विदाउट पॉसिबिलिटी दैट रिसोर्सेज बिकमिंग डिप्लेटेड और एग्जॉस्टेड, ठीक है ना। ये कहते हैं इन अवेलेबल नहीं है हमेशा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आर दोस्त विच गेट एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज़। आप इनको अगर निकालेंगे, इनका यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो सकते हैं। उसका कहते हैं एग्जांपल इसका वाटर है, सनलाइट है, वाइन एटसेट्रा, इधर पेट्रोलियम और कोल एटसेट्रा, ये दोनों इसके पॉइंट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, यहीं से पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद पहले उसके आंसर गायब करेंगे हम। अच्छा यहाँ पे 2 है ना, तो बोल रहा है आपको आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अ फ्लो, सही बात करें गलत बात करें, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ में तो वो फ्लो होगा या कैसा होगा, फ्लो होगा ये स्टॉक होगा। तो अक्सर इन्वेस्टर के हमारे से क्या पूछा जाता है, भाई इस साल तूने अपनी कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर दिया। इस साल मतलब ये पीरियड पॉइंट, ये पीरियड ओवर अ टाइम पूछ रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने कितना खर्च किया। ये क्या पूछ रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने कितना इन्वेस्ट किया। तो बच्चे कह रहे हैं तो अगर सर ऐसी बात है तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद
फ्लो ये मैं ये बोल रहा हूँ भाई, फ्लो कॉन्सेप्ट है, बच्चा कहीं समझे फॉल्स बोल रहा है, बात तो ये ट्रू कह रहा है, ठीक है ना, वही रीज़न होती है अगर एफ लिखने से। बोल रखा है ब्रेड इज़ ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड, ये तो बात गलत बोल दिया आपने ऑलवेज लगा के, अक्सर ऑलवेज वाली बात गलत ही होती है, ठीक है ना, ऑलवेज अक्सर यानी कि सारी, कह रहा है ब्रेड हमेशा क्या होती है, कंज्यूमर गुड होती है, भाई गलत बात बता रहा है। ब्रेड, ये बताओ कितने बच्चों को याद है कि वो चीज़ फाइनल गुड है, कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है, ये किस पे बेस्ड होता है, ठीक है ना, कंज्यूमर गुड है, प्रोड्यूसर गुड है, कैपिटल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, तो ये सब हमारे एंड यूज़ पे होता है। अगर अब इस ब्रेड को घर पे चिंटू ले गया अपने चाय के साथ खाने के लिए तो उसके लिए कंज्यूमर गुड है, पर इस ब्रेड को ब्रेड पकौड़े वाला ले गया अपनी दुकान पे ब्रेड पकौड़े बना के बेचने के लिए, तो उसके लिए क्या है, उसको बस रीसेल करना है, रीसेल पर्पज से ले रहा है वो, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा और बेच देगा, मतलब उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे भाई साहब ये दूसरी बात क्या कह रहे हो आप, फॉल्स कह रहे हो, ठीक है। हमारे तुक्के लगाने वाले बच्चे को तो पहले पता था फॉल्स होगा, अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स ही होता है अक्सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने रखा है, चलो ट्रू फॉल्स का तो कॉन्सेप्ट आप समझ लो। यहाँ पे क्या रखा है, ट्रू क्यों होता है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन इज अ मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ अ टाइम, ठीक है। और उसके बाद इट डिपेंड ऑन द यूज़ ऑफ ब्रेड व्हेन इट इज़ परचेज बाय हाउस होल्ड, इट इज़ अ कंज्यूमर गुड, इफ़ इट इज़ अ परचेज बाय अ रेस्टोरेंट इट इज़ अ प्रोड्यूसर। सही बात कह रहा है जो मैंने आपको समझाया। तो हम 8 क्वेश्चन कर, हम कितने, अच्छा सॉरी 6 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, बस 7 क्वेश्चन और करेंगे, और मतलब एक 2 घंटे का पेपर हम 1 घंटे में कर लेंगे। बच्चे ये मैं सोचता कि हम आपको लिख लिख के क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि लिख लिख करने से वही बात आएगी, तो आप यहाँ से भी आंसर नोट कर सकते हैं। बात रही समझाने की, तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, ठीक है। उसके बाद आते हैं हाँ इसके ये वाले पे कि जिसने आप बोल रखा है, कह रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, व्हेन कैन डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी मोर देन नेशनल प्रोडक्ट। कह रहा है वो बताओ कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और नेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो बता देना ऐसी जो अपने टेरिटरी में बनी हो, ठीक है। और नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जो मतलब पूरे देश में है उसका प्रोडक्ट कहेंगे नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद व्हेन कैन डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी मोर द नेशनल। आप एक बात रखना, जब आप ऐसे एन को मतलब नेशनल, आप अपने इसको एक मिनट वापस, डोमेस्टिक को जब आप नेशनल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें क्या ऐड करते हैं, बच्चे जो जैसे कह रहे हैं हम इसमें ऐड करते हैं सर नफिया। नफिया मीन्स नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड, और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। और फीफा मतलब फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड और फैक्ट्री इनकम टू एब्रोड। तो अगर ये माइनस वाली चीज़ ना गलती से ज़्यादा होगी ना, फीटा मतलब टू एब्रोड वाली चीज़, तो क्या हो जाएगा, हमारा डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा हो जाएगा नेशनल इनकम से। तो यहाँ पे वही डिफरेंस इन्होंने दे रखा है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, इट इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, तभी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। और बात करते हैं नेशनल इनकम की, इट इज़ अ नेशनल कॉन्सेप्ट, इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड। नेशनल इनकम में जाएगा पूरे एंटायर वर्ल्ड की जो भी कुछ भी हो सबको जोड़ देता है। आता है कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर, इसके प्रोड्यूसर कौन सी कैटेगरी के होते हैं, तो इट कंसीडर ऑल प्रोड्यूसर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और ये कैसे कंसीडर करता है, ये कंसीडर करता है, इट कंसीडर ऑल प्रोड्यूसर हु आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ये नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री के होते हैं। अब बताओ नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है कंट्री के, इसमें भी 2 पॉइंट थे, पहला पॉइंट क्या था और दूसरा पॉइंट क्या था। तो पहला पॉइंट ये था, ये इंडिविजुअल होते हैं या इंस्टीट्यूशन होता है, ये एक अकेला बंदा, कोई बंदा भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जो मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर रहा हो, ठीक है ना, मोर देन 1 ईयर रहा हो देश में। दूसरा क्या होता है इसमें, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक जो इसका इंटरेस्ट है वो भी लाई कर रहा हो अपने ही देश में, तो हम बातें वाली कह सकते हैं। समझ गए बच्चों। चलो थर्ड है इसमें, इट डज नॉट इंक्लूड NFIA। हम डोमेस्टिक इनकम में कहाँ कर रहे थे, अगर हमें ये बनाना था तभी तो हम इसमें ऐड कर रहे थे, अगर हमें ये बनाना था तो इसमें निकाल के लाते ना। क्या समझे बच्चे, अगर ये बनाना है तो निकाल देंगे, ये बनाना है तो प्लस कर देंगे, तो ये नहीं करता और ये इंक्लूड करता है। छोटी छोटी बातें बता रहा है ये, जो हर बच्चों को पता ही होती है, ठीक है ना। इसलिए इसका रीज़न नहीं बताया यार कि कब मोर देन हो सकता है नेशनल प्रोडक्ट, बताना चाहिए था इनको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में, सब मैं तो आपको डिस्कस कर जाता हूँ ना, थोड़ा वैसा है इसलिए फिर आप अभी बोर हो गए समझाने से। कह रहा वाई, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, क्या लाइन आ गई, इतना जूम बढ़िया है। कह रखा है वाई आर, यहाँ से देख लो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। वाई आर वीमेन पेड फीवर वेजेस फॉर द सेम वर्क एज कम्पेयर टू मैन। आपने देखा होगा
एक फैक्ट्री में अगर 2 वर्कर हैं, अब ऐसा हर जगह नहीं होता, पर मैंने कहा ना नॉर्मली बहुत चीज़ें होती हैं। अगर हम चाहें कि हर जगह सेम हो तो सेम भी नहीं होता, अगर हम चाहें कि हर जगह डिफरेंट हो तो हर जगह डिफरेंट भी नहीं होता। कहीं कहीं आपको लोग समानता करते हुए मिल जाएंगे, कहीं कहीं पे लोग आपको चीटिंग करते हैं, मतलब कि सेम काम करवाएंगे आपसे। वो लेडी वर्कर है वो भी सेम पैकेजिंग कर रही है, पर वो मैन वर्कर है वो भी सेम पैकेजिंग कर रहा है, पर उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है। किसको? मैन को, इन रिलेशन टू वुमेन। तो अब पढ़ते हैं यहाँ पे वीमेन को कम क्यों मिलती है। तो यहाँ पे दे रखा है देयर आर रूल्स, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। देयर आर रूल्स बट दीज आर नॉट फॉलोड स्पेशली इन इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं? जहाँ पे गवर्नमेंट, ऐसे सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेट ना कर रही हो, ये छोटे मोटे जो अपने आप से काम करवा देते हैं फैक्ट्री लेवल पे। देयर इज अ होता है विच क्लेम द मेल, ये क्या, 1 मिनट ये लैग कर रहा है शायद, सॉरी। हाँ, तो सेकंड क्या है इसका? दे इज द सोशल प्रेजुडिस विच क्लेम दैट मेल्स आर मोर प्रोडक्टिव दैन फीमेल। यहाँ पे क्या होता है, कुछ हमारे ये सोशल प्रेजुडिस होते हैं, ये सोसाइटी ही अपने आप से फैसला करके बैठी होती है, खुद फैसला कर लेती है सोसाइटी कि जो क्या मैन होते हैं ना वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं फीमेल से, जो सरासर बात गलत है। फीमेल भी मैन से ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, और बल्कि फीमेल तो वैसे होती है क्योंकि वो उस कंपनी के साथ साथ मतलब हर चीज़ में एफिशिएंट होती है। तो हम ये बात गलत होती है कि जो सोसाइटी ने अपनी प्रोजेक्ट्स कर रखी है कि हाँ मान रखा है अपने आप से कि जो मेल हैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। थर्ड पे आते हैं, मेल्स आर मोर कमिटेड टू देयर वर्क लाइफ। क्या रखा है? मेल्स जो होते हैं ना ज़्यादा कमिटेड होते हैं अपनी वर्क लाइफ से। फीमेल्स हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच रिड्यूस देयर कमिटमेंट टू देयर वर्क लाइफ। यहाँ पे इसने बात कर रखी है कि जो मेल्स होते हैं ना वो सिर्फ अपने काम पे होते हैं, कौन सा उन्हें बच्चे नहलाने हैं, धुलाने हैं, स्कूल भेजना है, फिर उनको होमवर्क कराना है, ये सब काम अक्सर मेल्स को नहीं होते हैं, पर फीमेल्स को ये भी संभालना होता है, फिर अपना फैक्ट्री वर्क संभालना पड़ता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो वर्क में करने वाले से कमिटमेंट होती है ना वो कम हो जाती है। फोर्थ है, सिंस फीमेल डू नॉट हैव कंप्लीट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। अब क्या होता है, कई बार होती है फीमेल जो होती है नहीं कंप्लीट कर पाती है उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो एग्री हो जाते हैं, चलो हमें कम पैसा दे देना पर हम काम कर देंगे आपका। मेल्स हैव बेटर फिजिकल एबिलिटी टू कंपेयर ऑफ टू फीमेल्स। आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा कि कोई महिलाएं बैटरी से चला रही हैं या वो माल ढोने वाला रिक्शा चला रही हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो मेंस होते हैं, होता भी है ऐसा कि उनकी जो फिजिकल एबिलिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू फीमेल्स। और यहाँ पे हमें बोल रखा है हमें इस टेक्स्ट को रीड करना है केयरफुली एंड आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को गिवन बिलो। तो यहाँ पे है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया एंड चाइना। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं इंडिया और चाइना में। तो इन बोथ चाइना एंड इंडिया द गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज नैरोइंग, ठीक है, रिजल्टिंग इन स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ इन बोथ नेशंस एज शोन इन द फिगर 2.7। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर इन चाइना देन इन इंडिया, ठीक है, थ्रू आउट द 2000 से 2035। क्या रखा है इन्होंने सोचा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी एक्सपेक्टेड की जा रही है कि लोअर होगी चाइना की, कम होगी किससे? इंडिया से। चाइना ने मतलब डिसाइड कर रखा है कि हम 2000 से लेकर 2035 के बीच में ना अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ कम कर देंगे इन रिलेशन टू अपने इंडिया। ये बात चाइना ने कमिटमेंट कर रखी है। उसके बाद India's population growth rate has been declined since before 2000 and is expected to do so at about the same rate throughout the period shown. The contrast, although China's population growth rate is considerably lower than India's, China's rate is quite flat between 2002 and 2012 but is expected to fall somewhat more rapidly than India's thereafter. Beginning in 2027, the number of deaths in China is expected to exceed the number of births, resulting in natural population loss. अब वहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनमें बात चल रही है, वो कह रहा है मैं कम करूँगा, वो कह रहा है मैं कम करूँगा। चाइना ये भी सोच रहा है कि जो मैं हमारी बर्थ होती है उससे ज़्यादा हमारी डेथ होने लग जाएगी, ठीक है, और ये रिजल्ट करेगा कि नेचुरल पॉपुलेशन लॉस में। सेकेंड आते हैं एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, द ट्रेंड्स इन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिस्कस्ड above affect the present and projected and distribution of a population. Demographers typically use population pyramids to decide and the age and sex structure of a population. Such figures are called pyramids because historically the foremost nations, particularly in those with persistently high fertility rates, then वही बातें कर रहा है। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पढ़ के पढ़ना तो है आपको, ये पढ़ लिया। मैं आपको इसको क्वेश्चन समझाऊंगा कैसे आपको यहाँ पे कौन कौन सी बातें उठानी है, कौन कौन सी बातें नहीं उठानी। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। आप उसमें से बिना पढ़े भी ये बात लिख सकते थे, ठीक है, तो आपको बस इम्प्लीकेशन किसका याद करना है? एज सेक्स स्ट्रक्चर के इम्प्लीकेशन याद करनी है।
तो फर्स्ट है यहाँ पे द ट्रेंड्स इन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी अफेक्ट द प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन। सही बात है, कह रहा है ये मान लो इस टाइम जो अगर सारी औरतें कम होगी तो जो हमारा सेक्स रेशियो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात कह रहा है कि ये हमारे प्रेजेंट को प्रोजेक्ट कर रहा है हमारे। उसके बाद सेकंड है हमारा दे डिटरमाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशो, ये डिटरमाइन करते हैं क्या वर्कर पॉपुलेशन रेशो भी, यूथ पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ वर्कर अवेलेबल टू कंट्रीब्यूट टू जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। दे ऑल्सो डिटरमाइन डिपेंडेंसी रेशो, डिपेंडेंसी रेशो क्या होती है, कितने बच्चों को याद है डिपेंडेंसी रेशो क्या है, जिस बच्चों को याद है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारे यहाँ पे लो पार्टिसिपेशन रेशो क्यों है, डिपेंडेंसी रेशो क्या होती है, जब जो लोग हों वो काम करने को इच्छुक ना हो, काम करने ही ना जा रहे हो, उसे कहते हैं डिपेंडेंसी रेशो। काम करने वालों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, हायर इज़ द डिपेंडेंसी रेशो रोज इट इज़ फॉर द इकोनॉमी। समझ गया, वही बात वो कह रहा है कि अगर डिपेंडेंसी रेशो भी होगा कि लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है, लोग काम पे नहीं जा रहे, ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो कहाँ काम पे लोगों को जगह मिलेगी। ठीक है, माना मेरी एक दुकान उसमें 2 लोगों की ज़रूरत है, अब मेरे एरिया में 2 लोग हैं अभी, पर अगर मेरे एरिया में आके 10 लोग बस जाएँ तो क्या मैं उन 8 को भी काम दूंगा, नहीं ना, क्योंकि मेरे पास तो 2 की ज़रूरत है। तो डिपेंडेंट रेशियो अगर ज़्यादा होता गया तो। 9th क्वेश्चन का भी जवाब हमें उन्हीं स्टेटमेंट से देना है। हाउ डू यू थिंक चाइना हैज़ अ बेटर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ वीमेन इन द इकोनॉमी। अब इसकी बात पढ़ते हैं, इससे क्यों कहा है कि जो चाइना है कैसे एक बेटर पोजीशन है चाइना की हमारे से। तो क्वेश्चन 9 में कह रहा है चाइना इज़ बेटर पोजीशन व्हेन इट गोज ऑफ, यहाँ पे ऑफ द साइड रोल ऑफ वुमेन इन द इकोनॉमी बिकॉज। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने, फर्स्ट हमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इन बोथ कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज की बात कर रहा है, इंडिया की और चाइना की। वीमेन आर मच लेस लाइकली टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मल लेबर फोर्स देन मैन आर, बट द डिफरेंस इज मच ग्रेटर इन इंडिया। ठीक है, कह रहा है कि आपने बहुत कम देखा होगा कि जो फॉर्मल सेक्टर होते हैं या जो फॉर्मल लेबर होते हैं उसमें वुमेन की संख्या आपको बहुत कम दिखेगी। आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी कंपनी में चले जाएं, अब तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि इस बात का विरोध करती हैं और वीमेन ज़्यादा रखती हैं अकॉर्डिंग टू मैन के। जैसे कॉल सेंटर में चले जाओ आप तो वहाँ पे ज़्यादातर वीमेन को प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि मैन को। पर वह कह रहा है कि इंडिया में क्या है, ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा है कि लोग मैन को ज़्यादा देते हैं, वीमेन को कम पोजीशन देते हैं चाइना के अकॉर्डिंग। 69% ऑफ वीमेन इन चाइना पार्टिसिपेट इन द फॉर्मल इकोनॉमी। देखा, 69% की जो वुमेन है वो कर रही हैं और इंडिया में सिर्फ कितना है 34%। तो इन्हें पहला रीज़न मिल गया, चलो हाँ भाई ये ज़्यादा रोल दे रहे हैं वीमेन को अपने देश में, जिसने पूछा था हमसे। सेकेंड बोल रहे हैं एटीट्यूड रिगार्डिंग वीमेन रोल्स आर प्रेजेंटली मोर permissive in China than in India. For example, 87% of Chinese respond to the World Values Survey feel that a university education is the important for a girl as for a boys compare with 50% in India. तो वहाँ पे 87% लोग एग्री है कि हाँ भाई मेल और फीमेल दोनों को दिया जाए, यहाँ पे सिर्फ 50% लोग हैं। अभी भी लोग बहुत सारे पिछड़े होते हैं। मैंने आपको किसी अपनी वीडियो में बताया था कि राजस्थान जैसे इलाकों में अभी भी लोग पिछड़े हुए हैं कि वो एजुकेशन की तरफ जागरूक ही नहीं है, वहाँ के बच्चों को एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही है। ठीक है, अब मिल भी रही तो खाली बॉयज़ को मिल रही है। अब आते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 10 पे, 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं। ये रहा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने कह रखा है ना कि ऐसे क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे और आपको इसमें सिर्फ फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, और आपको इसमें फ्री में मार्क्स मिल जाएंगे। क्या बोल रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताओ, एक्सप्लेन करना है 3 नंबर में आपको। तो आपको तो सबसे पहले 3 नंबर का है ना ये, तो 1 नंबर के लिए आपको ड्राइंग बना दे रही है, दूसरे तीसरे नंबर के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरे नंबर में एक्सप्लेन कर देना, तीसरे नंबर में उसके वो लिख देना कि फेजेस क्या होते हैं। आपको मिल गए 3 नंबर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, ड्राइंग बना रखी है। देखो एक हाउस होल्ड क्या दे सकता है, सबसे पहले उसको देता है लैंड लेबर, ठीक है ना, कैपिटल, और उसके बाद लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर देता है कौन, हाउस होल्ड। उसके बाद जब उधर से उसको सामान बेचता है और फिर ये इनका यूज़ करके इनको लेने के बदले इसको फैक्टर पेमेंट करता है। 2 पेमेंट होती है, फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफ़र पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या होती है, ऐसे पेमेंट जो आपको सर्विस के रिगार्डिंग दी जा रही हो, और ट्रांसफ़र पेमेंट जो विदाउट सर्विस दी जा रही हो। अब इसने इसको सामान बेचा, इसको ये चीज़ दिया, अब इसने इसको क्या किया, सामान बेचा। क्या बेचा इसको, यहाँ पे इसने सामान बेचा। अब जब इसको इसने सामान बेचे तो अब इस बंदे ने इसको क्या कर दिया, पैसे दिए, ठीक है ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया। इसे ही कहते हैं हम पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें फ्लो चली जा रहा है, टू सेक्टर इकोनॉमी होती है इसमें। तो बाय डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट रेफर टू फ्लो ऑफ मनी इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी और इनकम के फ्लो को कहते हैं नॉमिनल फ्लो, ठीक है, और गुड्स एंड सर्विस को कहते हैं रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो, रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो ये कहते हैं हम, ठीक है। सो इन द केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी वी डिराइव द फॉलोइंग
ये बात उसने कहा कि जब टू सेक्टर इकोनॉमी है तो सब कुछ बराबर होगा, फैक्टर पेमेंट बराबर होगी फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड के, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बराबर होगा टोटल कंजप्शन के, ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो बराबर होगा इनकम ऑफ द फर्म के, हैंस रियल फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ फर्म हाउस होल्ड इज इक्वल टू मनी फ्लो ऑफ इनकम। बोल रखा है मतलब रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो दोनों बराबर होते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे पे इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा, तो ये चलता रहता है इनका फ्लो, ठीक है। तो इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये क्वेश्चन जो बच्चे पूरा अच्छे से तैयार करके जाते हैं वो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रखा है, आपको डिफाइन करना और रिप्रेजेंट करना है इन्फ्लेशनरी गैप। तो देखो इन्फ्लेशनरी गैप किसे कहते हैं, जब आपका जो एक्चुअल एडी है एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा हो जाए आपके एस्टिमेटेड से, और ऐसा कब होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट क्या कर दें ज़्यादा कर दे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ C+I होता है जो आपका एस्टिमेटेड होता है, और जो आपका एक्चुअल होता है उसमें C+I प्लस में चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ये हो गया। अब ग्राफ समझ लेते हैं, ये आ गया हम ग्राफ पे। तो देखो ये कह रहा है आपको यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड आपने ये एस्टिमेट कर रखी थी कि मैं ये एस्टिमेट करूँगा तो मेरे को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मिल जाएगा, पर आपको यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, तो मतलब इनमें इतना गैप आ गया, इनमें कितना गैप आ गया, इतना गैप आ गया। इस गैप को कहेंगे इन्फ्लेशनरी, मतलब इस पॉइंट पे आप इक्विलिब्रियम थे, ठीक है, पर ये बढ़ के कितना हो गया, इतना हो गया, तो ये जो बीच का गैप है इसे कहेंगे हम इन्फ्लेशनरी गैप, जो इन्फ्लेशन के कारण आया है। अब कह रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे कहते हैं, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में देखो दो काम होते हैं, RBI बेचता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, ठीक है ना, तो इसमें क्या करेगा, जब वो सेल करेगा तो सेल करने का मतलब क्या है, वो लोगों के पैसा लेने चाह रहा है, और ये कब करेगा, वो इन्फ्लेशन के केस में। और जब वो परचेज़ करेगा तो मतलब वो लोगों को पैसा देना चाह रहा है, और ये कब करेगा, वो डिफ्लेशन के केस में। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का केस चल रहा है तो वह सेल करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे, अब इसमें क्या हो रहा है, बहुत बच्चों को ना जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए उसमें समझाने में दिक्कत हो रही होगी। समझाने में दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास ब्लैक बोर्ड है नहीं, तो जितना हम PDF में कवर कर पा रहे हो उतना कर दे रहे हैं, ठीक है। और तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, हमें सेल्स निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, सेल्स निकालनी है। तो सेल्स निकालने के लिए देखो बताता हूँ आपको, तरीका बताता हूँ। इसने यहाँ पे देखा आपको नेट वैल्यू एडेड, और वो भी किस कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट पे। बच्चे कह रहे हैं ये कौन सी बला है, तो आप इसको बच्चों यूँ लिख दो ना, NDP@FC। अब तो सही है ना आपको, अब आपको क्या करना है, NDP@FC दे रखा है, और आपको निकालना क्या है, GDP@MP, समझे। तो अब बताओ, G से N, G से मतलब ग्रॉस से आपको नेट बनाना है, तो मतलब आपको इस एरिया माइनस करना पड़ेगा, डेप भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डोमेस्टिक से डोमेस्टिक ही रखना है तो कोई दिक्कत नहीं। मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट में लेके आना है, तो आपने जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स दिया होगा आप उसको माइनस कर दोगे, तो इसमें NIT माइनस हो जाएगा। तो GDP/MP के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आपको मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको यहाँ पे इसने उल्टा किया है, इसने इससे इसको निकाला है, पर हमने इसको वहाँ पे रखा था, ठीक है। तो सारी चीज़ें उल्टे जाएंगी, डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्लस कर देगा, ये सही है, और ये भी प्लस कर देगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये 2000 था, इसमें 700 प्लस किया, 0 माइनस ये, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 2500 लैग आ गया। अब इससे क्या निकाल लेंगे हम, अपनी सेल्स निकाल देंगे, तो ये रहा हमारे पास सेल्स कितना है यहाँ पे 5000 लैग है। समझ गए बच्चों, समझाने में दिक्कत हो रही है, अगर वैसे होता है तो डाटा पे क्वेश्चन करते फिर आप खुद समझते क्या निकालना है। ये रहा न्यूमेरिकल्स, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आपको सब पता है कि आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है MP, तो आपको क्या निकालना है, NNP/MP। और बच्चे समझ चुके हैं, जो डाटा है गिवन डाटा है जिसमें मिक्स इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रॉफिट है, रेंट है, इंटरेस्ट है, तो इससे हमें तो यही निकलेगा इनकम मेथड से, NDP/FC। तो आप इसको इसमें कन्वर्ट तो कर सकते हो, जो बच्चे नहीं कर पा रहे मैं उनको आंसर के थ्रू दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या करें यार, अभी शो नहीं कर सकते ना। तो आपने पहले NDP/FC निकाला अपने फॉर्मूले से, इतना आ गया आपके पास 13,300 करोड़, ठीक है ना, 13,300 करोड़। फिर आप NNP/MP निकालने के लिए जितना भी इसमें जो भी फर्दर ऐड होगा और सब्सिट्यूट होगा वो कर दिया आपने, तो इसमें NFIA प्लस NIT जुड़ रहे थे, आपने दोनों को जोड़ा तो इससे आपको 13,740 आंसर आ गया। आज देख लेते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को। तो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 का ये पार्ट कंपेयर करना है, फीमेल्स मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग वाई।
क्या रखा है कि फीमेल जो होती हैं मेल से ज़्यादा क्यों वर्क करती हैं, तो यहाँ पे देखा है जेंडर बेस्ड सोशल डिवीजन ऑफ लेबर. It is assumed that men are mental to fulfill financial responsibility and females are mean to take care of domestic chores. क्या रखा है कि जो मर्द होते हैं वो घर का खर्चा चलाने के लिए पैदा हुए होते हैं और जो औरतें होती हैं वो घर चलाने के लिए पैदा होती हैं. पता नहीं कौन से मिथ चल रहे हैं अब तक, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना. औरतें भी जेंट्स के इक्वल कर सकती हैं काम, ठीक है, वो कमा सकती हैं वो भी. और सेकंड पार्ट है इसमें कि मैनी ऑफ द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ डेट आर डन बाय वुमेन आर नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क. और जो इतना मेहनत करती हैं घर पे रह के कि पूरे दिन उन्हें बर्तन धोना, मतलब A to Z सारा काम, मतलब पूरे दिन बिजी रहती हैं. ऑफिस में तो चाहे मेल थोड़ी देर आराम कर ले, फैक्ट्री में थोड़ी देर मेल आराम कर ले, पर फीमेल है उसके आने के बाद भी 24 घंटे. मतलब एक मेल होगा ना तो वो अपनी फैक्ट्री में जाके 8 आवर्स काम करेगा, सिर्फ 8 आवर्स. पर जो वीमेन होगी, वीमेन 24 आवर्स काम करती है, कभी बच्चों के लिए, कभी मेल के लिए, ठीक है, कभी खुद के लिए. तो बहुत सारे काम करने होते हैं, मतलब ये हमेशा के लिए एम्प्लॉय होती है. पर तब भी देखो हम इसको क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी सोसाइटी की कि हम इसे वैल्यू ही नहीं मानते इसकी कि हाँ इन्होंने भी कुछ काम किया है, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है. और दूसरा स्किल, तो ये क्या है, दूसरा थर्ड क्या हमारा स्किल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो अ रीज़न. तो देखो क्योंकि वीमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती, उन्हें स्किल नहीं सिखाया जाता. अब देखो एक मेल है, उसे शिक्षा के बाद इंजीनियरिंग सिखाएंगे तो उसी की तो जॉब लगेगी. अब वीमेन है, उसे 10th तक पढ़ा के 12th तक पढ़ा के अब आइए कुछ सिखाओ भी मत, तो उसमें स्किल्स कहाँ से आएंगी. ये भी एक रीज़न होता है. फिर हमसे ये पूछ रखा है जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किस लिए होता है, तो ये सोसाइटी के डेवलप के लिए होता है और ये अर्निंग मोटिव से होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देता है. तो ये इसका एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी. तो बच्चों को तो आपको रटा ही होगा, पढ़ा, इसको पढ़ा भी देंगे अगर हमारे पास टाइम होगा तो. फिलहाल अभी आपकी रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है. इकोनॉमिक्स से भी करेंगे, बिजनेस स्टडीज़ के भी करेंगे. तो जो बच्चे नए हैं, और मुझे पता है कि सब बच्चों को कुछ दिक्कत ये आ जाएगी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा बहुत कुछ, और इसका मेन रीज़न है क्योंकि हमारे पास अभी ब्लैक बोर्ड की फैसिलिटी नहीं है. अगर फैसिलिटी होती तो हम आपको ना क्वेश्चन दिखाते, फिर खुद सॉल्व करके दिखाते, उससे फर्दर भी बताते. अभी इतनी छोटी सी स्क्रीन में हाथ से इतना लिखा भी नहीं जा रहा, ठीक है. तो कोई नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे, कोई नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, ठीक है. पर ये क्वेश्चन सीरीज को हम स्टार्ट करके रखेंगे. इसमें हमारे पास टाइम बहुत है, हो सके तो हम फिर आ भी जाएँ ब्लैक बोर्ड पे भी. तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यार से कमेंट कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें.